अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पीडियाट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ी-सा मैं इंट्रो देता चलूँ कि पीडियाट्रिक्स जो है वो बहुत ही मज़ेदार और ईज़ी सब्जेक्ट है, ठीक है? लेकिन मसला ये आता है कि बाकी जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनकी वजह से ये काफ़ी नेग्लेक्ट हो जाता है, ठीक है? और एंड पे आके इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, तो इसलिए जो है अगर हम इसे स्टार्ट से थोड़ा-थोड़ा करेंगे कवर तो हम इसे ईज़िली कर सकते हैं, राइट? सो अभी मैं एंड पे आपको इसके बारे में टिप्स भी दूँगा कैसे करना है, क्या आपका पैटर्न होना चाहिए। अभी जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है? और ये मैं बता दूँ कि ये मैंने जो प्रिपेयर किए हैं ये अकॉर्डिंग टू परवेज़ अकबर है चैप्टर वाइज़, ठीक है? इन केस अगर आपके पास परवेज़ अकबर की बुक अवेलेबल नहीं है या आपके कंट्री में नहीं है, वैसे तो वर्ल्ड वाइड ये अवेलेबल है बुक, अगर इन केस नहीं है तो फिर आप जो टॉपिक्स हैं वो आप जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं या जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उसमें से वो टॉपिक आपने कवर कर लेना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट? सो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द चैप्टर 1 जो है वो हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। तो इसमें मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा हिस्ट्री कैसे लेनी है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है और इसका एग्जामिनेशन भी थोड़ा सा जो डिफरेंट होता है। सो ये मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो के अंदर, सो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? काफ़ी एमसीक्यूज़ आते हैं इसमें से, एससीक्यूज़ आते हैं इसके अंदर से, राइट? और वाइवा के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, राइट? उसके बाद जो है इसमें ग्रोथ की डेफिनेशन आनी चाहिए, वाइवे के अंदर भी अक्सर पूछ लेते होते हैं और एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है, ठीक है? ग्रोथ की रिटार्डेशन की कॉजेज़ क्या होती हैं, इसमें सारे फैक्टर्स आने चाहिए, ठीक है? मैटरनल है या फीटल था जो भी है वो, या न्यूट्रिशनल जो भी चीज़ें हैं वो सारी जो है आपको आनी चाहिए। फिर वेट और हाइट की कैलकुलेशन के कुछ फार्मूलाज हैं, हर एज का डिफरेंट फार्मूला है, ये आपको फार्मूलाज आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इस एज में इतना जो है वो नॉर्मल होता है वेट, या इतनी हाइट जो है नॉर्मल होती है या नहीं होती, राइट? उसका हेड सर्कमफेरेंस ये इम्पॉर्टेंट है और ये आपको हाइड्रोकेफलस वगैरह के अंदर भी जो है चेक करने के लिए आता है और आपसे जो है एग्ज़ाम वगैरह के अंदर भी करवाया जाता है। तो इसकी वैल्यूज़ वगैरह जो है आपको आनी चाहिए अप टू 5 ईयर्स तक के बच्चों के लिए कि जी वो क्या होती है एज वाइज, राइट? फिर डेंटिशन है कि बच्चे दांत कब निकाल रहे हैं, कब उनके मिल्क टीथ होते हैं और कब उनके परमानेंट टीथ आ जाते हैं, पहला दांत जो है उनका वो कब इरप्ट होता है, ठीक है? ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद डेवलपमेंटल फीचर्स जो है ये एमसीक्यूज़ के हवाले से आ सकता है कि बच्चा जो है वो 9 मंथ्स पे उसके अंदर क्या फीचर्स होते हैं, नेक होल्डिंग कब स्टार्ट करता है, ठीक है? वो बैठना कब स्टार्ट करता है, ठीक है? और कब वॉकिंग स्टार्ट होती है, कब वो स्पीकिंग स्टार्ट करता है इन लेटर्स, और इस तरह डिफरेंट इसके फीचर्स हैं जितने भी, ठीक है? और ये आपने जो है ये वो अच्छी तरह करना है। उसके बाद रेड फ्लैग्स हैं कि क्या क्या इंडिकेटर्स हैं कि जी ये मसले हो सकते हैं, और अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो ये मसले हैं, ये सारे जो है इन्हें हम रेड फ्लैग्स में टर्म कर देते हैं, ठीक है? उसमें कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए सारे। सेंटाइल चार्ट थोड़ा सा जिक्र किया था हमने गायनी ऑप्स के अंदर भी, सॉरी ऑप्स के अंदर, ठीक है? तो सेंटाइल चार्ट्स जो है उसके अंदर ये है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है? उसके अंदर आप जो है पॉइंट जो है प्लॉट करते हो, ग्राफ प्लॉट करते हो अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, और उसमें अगर तो बच्चा नॉर्मल के अंदर आ रहा है तो दैट इज़ नॉर्मल, अगर उससे ऊपर जा रहा है तो हम कहते हैं अबव सेंटाइल, अगर उस नीचे आता है तो फिर हम कहते हैं बिलो सेंटाइल, राइट? ये एक एवरेज होती है ऑलमोस्ट 100 बच्चों की, और इस तरह होती है सारी, वो डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इम्यूनाइजेशन मैंने इसीलिए इसका कलर चेंज किया है, हाईलाइट किया है इसे, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? ये कम्युनिटी मेडिसिन में भी आपने पढ़ा होगा और आपने इधर आगे भी पीड्स के अंदर भी ये चीज़ पढ़नी है। आपको ईपीआई स्केड्यूल जो है वो फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए, आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, डोजेज क्या है, कब टाइमिंग है, कब देते हैं, किसके लिए देते हैं, राइट? डीपीटी क्या होता है, एमएमआर क्या होता है, हर चीज़ का आपको ए टू जी पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपको इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? ये हर्ड इम्यूनिटी आजकल जिस तरह कोरोना फैल रहा है तो उसकी वैक्सीनेशन के लिए आपने अक्सर टेलीविजन्स के ऊपर
सुना होगा कि हर्ड इम्यूनिटी अटेन कर ले हम, और इस तरह की टर्मिनोलॉजी सुनी। तो हर्ड इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी के अंदर भी पढ़ा और यहाँ पे भी आपको इसका पता होना चाहिए कि क्या होती है। वैक्सीन्स क्या है, उनकी टाइप्स क्या है, ये लाइव एटेन्यूएटेड हैं, किल्ड वैक्सीन्स हैं, टॉक्सॉइड्स हैं, ठीक है। जो भी है वो सारी डिटेल्स आपको इसकी पता होनी चाहिए, उसकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। ये पूछी भी जा सकती हैं कि जी फॉर द एनलिस्ट 4 लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, राइट। और आपसे ये भी एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि जी कि ये वाली जो वैक्सीन है ये टॉक्सॉइड है, ये कौन सी है, ठीक है। इस तरह आपको आना चाहिए। ईपीआई स्केजुअल, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वैक्सीन्स की डिटेल्स, ठीक है। अब बीसीजी जिसने उसके स्कार जो मार्क बनता है उसकी स्टेजेस हैं डिफरेंट, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है, ठीक है। इसकी डोज क्या होती है, इसका फुल नेम क्या है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। फिर पोलियो वैक्सीन, अब पोलियो वैक्सीन आपको पता है कि ओरल होती है, ठीक है। अब इंजेक्टेबल भी आ चुकी है और ये ईपीआई का पार्ट है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। इन दोनों का कंपैरिजन पता होना चाहिए कि इन दोनों का कंपैरिजन क्या है और कैसे कैसे होता है, राइट। उसके बाद डीपीटी के बारे में पता होना चाहिए, इसमें कौन सी होती है। पेंटा का पता होना चाहिए कौन सी होती है, एमएमआर, राइट। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का स्केजुअल अक्सर ये मेडिसिन के अंदर भी पूछा जाता है, ठीक है, और गायनी ऑप्स के अंदर भी पूछा जाता है, और पीड्स के अंदर भी पूछा जाता है, और ये सर्जरी के अंदर भी पूछा जाता है, राइट। सो इसका जो होता है 016 पे लगाते होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद टाइफाइड की वैक्सीन ओरल होती है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये अक्सर जो है वो पूछी जा सकती है। और ये कैसे लेनी है ये भी थोड़ा सा इसका है डिफरेंट, के इन फ्लूइड्स के साथ लेनी है, इनके साथ नहीं लेनी, ठीक है। सारा वो देख लेना आपने। रोटा वायरस आ जाता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, और इसकी वैक्सीनेशन के बारे में ये आपने पढ़ना है। ये भी ओरल वैक्सीन होती है और ये ईपीआई के अंदर भी आपको मिल जाएगी। फिर रेबीज़ जो है, अगर डॉग बाइट कर जाता है तो उसके लिए कौन सी वैक्सीनेशन है, प्री एक्सपोजर क्या है, पोस्ट एक्सपोजर वूंड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, पहले हमने यानी कि साइट पे क्या प्रिकॉशंस करनी है, ठीक है, किन को लगानी है, किन को नहीं लगानी, ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए इसकी, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, उसके अंदर ये है कि सोशल एंड प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, राइट। उसके अंदर चाइल्ड अब्यूज़, इसकी टाइप्स है, इसकी आपको टाइप्स का पता होना चाहिए। पहले इसे डिफाइन करना आना चाहिए, उसके बाद इसकी टाइप्स का पता होना चाहिए, राइट। कि फिजिकल है, इमोशनल है, सेक्सुअल है, जो भी है वो आपको इनकी पता होनी चाहिए। और इससे इम्पैक्ट क्या होंगे बच्चे के ऊपर, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, राइट। ये एक पूरा डिटेल्ड टॉपिक है। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो कवर होते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी, डायरिया रिलेटेड, ठीक है, मीजल्स, अनीमिया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और ये कम्युनिटी का भी इम्पॉर्टेंट था पार्ट, ये तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे मैनेज करना है, अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी कैसे चीज़ को मैनेज करना है। एआरआई क्लासिफिकेशन जो है ये आपको आनी चाहिए। एक टिपिकल जो है वो पूछा जाता है क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन, और इसकी मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेजेस, ठीक है। और जो है इसके अंदर जो है इसे कैसे जो है हम क्लासीफाई करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिनेरियो भी आ जाता होता है अक्सर। डायरिया, बच्चों के अंदर डायरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सारी कॉजेज़ आनी चाहिए, डिसेंट्री की कॉजेज़ आनी चाहिए आपको, ठीक है। इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, परसेंटेजेस के माइल्ड के अंदर कितना परसेंट फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है, मॉडरेट के अंदर कितना होता है, स्वेयर के अंदर कितना फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर, एमसीक्यूज भी आते होते हैं, और वाईवे के अंदर भी पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है जी मीजल्स की क्लासिफिकेशन। मीजल्स है विद कॉम्प्लिकेशंस है, विदाउट कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी क्लासिफिकेशन ये आपने एक दफ़ा देख लेनी, ठीक है। आपको जो है चार्ट्स भी इसके मिल जाएंगे, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर बुक है आपके पास तो वेल एंड गुड, उधर सब कुछ अवेलेबल है। अनीमिया की क्लासिफिकेशन, इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि चैप्टर 5 हमारे पास है बिहेवियर एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये बच्चों के अंदर अक्सर होता है। पाइका, पाइका टिपिकल आते हैं केसेस, और पेशेंट्स जो है वो उनके पेरेंट्स आके कहते हैं कि जी हमारा बच्चा मिट्टी खाता है, ठीक है, हमारा बच्चा पेंट खाता है, ये इस तरह यानी कि डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। मिट्टी खा लेगा कोई, पेंट खा लेगा, या कोई फोम खा लेगा, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें इस तरह की खाएगा। तो ये
एग्ज़ाम के अंदर भी आ जाती है चीज़, और ये आपके जो ऑसी जो है होती है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो आता है, राइट। और इसकी वजह से कौन सा अनीमिया होता है, कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। पेरेंटल फैक्टर्स होते हैं कि वो बच्चे पे ध्यान नहीं देता, बच्चा हर चीज़ खा लेता है, ये आपको पता होना चाहिए। एनकोप्रेसिस, ठीक है। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, टॉयलेट फोबिया है या कोई मैकेनिकल फैक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। ये आपने डिटेल में पढ़ लेना है। उसके बाद ADHD, ADHD आप कहीं पे भी सर्च कर लेंगे ना, इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर लेंगे ना, तो उधर भी आपको इसकी मीम्स हज़ारों मिल जाएंगी, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, टिपिकल जो है हिस्ट्री होती है इसकी, वो ये कहते हैं कि बच्चा जो है एक्टिव है, ठीक है, और बहुत एक्टिवली पार्ट लेता है हर एक्टिविटी के अंदर, लेकिन बहुत जल्दी जो है ना वो अपनी अटेंशन जो है लूज़ कर देता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ये हम स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, ठीक है, कि हम जो है एकदम से जो है अटेंशन जो है वो कह देते हैं, यानी कि ये सिर्फ मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन वैसे ये एक प्रॉब्लम है जो बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है। उसका ऑटिज़म है, ठीक है, इसका भी अक्सर सिनेरियो वगैरह पूछा जाता है, ये आपको आना चाहिए। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, ये ज़्यादा हम ये साइकेट्री के अंदर कवर करेंगे, जब हम साइकेट्री के टॉपिक्स वगैरह पढ़ेंगे उसके अंदर ये चीज़ कवर करेंगे, उनमें ज़्यादा होता है, लेकिन अगर यहाँ पे भी आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, राइट। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो है वो परवेज़ अकबर के अंदर तो नहीं है, बाकी आपको अगर ये पढ़ना है तो आपको नेट से ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद करने के लिए मैं आपको एक जी से एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप में से किसी ने भी एक मूवी देखी हो, ये है कि तारे ज़मीन पर, ठीक है, तो वो जो केस होता है वो डिसलेक्सिया ही होता है, राइट। इसके अंदर इनकोडिंग का प्रॉब्लम आ रहा होता है, और टिपिकल केस हिस्ट्री होती है कि आती है मदर और आके कहेगी कि आपको कि जी मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी तक इसे लिखना पढ़ना नहीं आता, ठीक है। सो आपने जो है वो इस चीज़ को देख लेना है बाहर से, यानी एक्सटर्नल सोर्स से ये करना आपने। नेक्स्ट आ जाता है पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन एंड डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसमें आपको फ्लूइड कैलकुलेशंस आनी चाहिए, ठीक है। बड़ों के लिए कुछ और कैलकुलेशन फार्मूलाज होते हैं फ्लूइड के, और बच्चों के अंदर और होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने गायनी ऑप्स के अंदर भी हमने ये कवर किया था, राइट। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसकी वैसे होती कोई नहीं, लेकिन रिलेटिव कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यानी कि कुछ मैटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इल है, या बच्चों के कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, कि वो इंटॉलरेंट है या कोई भी मसला हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने कर लेना, ये टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क वर्सेस काउ मिल्क, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जी इनकी क्या कंपोजिशन होती है, क्या बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट मिल्क के, क्या जो है वो नुकसानात हैं काउ मिल्क के, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वीनिंग क्या होती है, कौन से फूड्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कब करवाते हैं, यूजुअली 4 to 6 मंथ्स पे वीनिंग स्टार्ट करते होते हैं, ठीक है। कौन से चीज़ें हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंट किस्म की डेफिशिएंसीज है। विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये आपने पढ़ा हुआ है, बायोकेम के अंदर भी पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है, कि विटामिन ए डेफिशिएंसी से जो है वो आपके नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। डिफरेंट किस्म के बाइटॉट स्पॉट्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आती हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है वो डिटेल में देख लेना है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया बच्चों के अंदर होता है, पाइका जो है वो भी इससे रिलेटेड होता है, तो इसको मैनेज कैसे करना है, सारा कुछ ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है जी मैल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। क्लासिफिकेशन मेथड्स पूछते होते हैं कि जी एनालिस्ट क्लासिफिकेशन मेथड, ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आ जाते होते हैं। कुछ में जो है वो एडीमा के साथ है रिलेटेड, कुछ के अंदर वेट के साथ है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ये आपने डिटेल में देख लेनी है। इसमें गोमेस क्लासिफिकेशन है, वाटरलो क्लासिफिकेशन है, वेलकम क्लासिफिकेशन और WHO वगैरह की भी क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपने देख लेना। एक अब कह लेंगे, अगर मैं वही बात करूंगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन होगा जो कि मैं कहूँगा कि इनकम्प्लीट होता है एग्ज़ाम पेपर उसके बगैर, तो वो ये है कि मरासमस और क्वेशियोरकर जो है ना, इनका डिफरेंस, ठीक है। ये सिनेरियो भी आ सकता है, ठीक है। इसमें मसल वेस्टिंग होती है, इसमें एडीमा होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कंपैरिजन क्या है, कैसे कैसे होना चाहिए, इसके ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट है ओआरएस की कॉम्पोजिशन। ये वैसे भी पूछी जा सकती है, लेकिन ये ऑस्की के अंदर ज़रूर पूछी जाती है कि कैसे है। और कुछ लोग अगर अफोर्डिंग नहीं है तो उन्हें वो कैसे घर पे बना सकते हैं ओआरएस, ये आपको वैसे भी क्लिनिकल के लिए भी पता होना चाहिए कि अगर आपके पेशेंट का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इतना नहीं है कि वो परचेज कर सके, वो कर सकता है, तो उसको घर के अंदर कैसे बना सकते हैं, तो ये भी आपको उसे पता भी होना चाहिए। और एग्ज़ाम के लिए भी आपको इसकी वैल्यूज़ भी याद करनी है कि इतना ग्लूकोज है, इतना NaCl है, इतना KCl है, ठीक है। हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। रीफीडिंग सिंड्रोम ये सर्जरी के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इधर भी आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट चैप्टर है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वही हैं जो मेडिसिन के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप मेडिसिन वाला अगर आपने किया दैट इज़ सफिशिएंट। उसका एक्यूटली इल चाइल्ड है, ठीक है, उसमें बर्न इंजरीज है, कैसे मैनेज करना है, कितना फ्लूइड देना है, ठीक है। बच्चों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो ये आपने अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बच्चे अक्सर अपना हाथ वगैरह जला लेते हैं, इस तरह के मसले आते हैं, उसे कैसे मैनेज करना है, आपको वुंड मैनेजमेंट इसकी आनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है चीज़ चैप्टर 9 जो नियोनेटोलॉजी है, ठीक है। ये हमने उसमें बात की थी जब ऑप्स पढ़ रहे थे कि उसके अंदर भी ये टॉपिक था नियोनेटोलॉजी का, ठीक है। तो हमने कहा था कि ये हम पीड्स के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो फिर आपको ऑप्स के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो नियोनेटल रिसक्सिटेशन कैसे करते हैं, जो इसका CPR वगैरह होता है वो कैसे करते हैं, ठीक है। थम्स के साथ इस तरह कर रहे होते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे प्रेशर लगाना है, कितने ब्रेथ से नहीं है, कितनी कंप्रेशंस के बाद, ठीक है। ये हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये आपका जो है बेड साइड के लिए भी आपको जो है वो ज़रूरी है, और वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है बर्थ एस्फिक्सिया क्या होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सिनेरियो आता होता है। नेक्स्ट है एबगा स्कोर। एबगा स्कोर जो है ऑप्स के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या इसका निमोनिक है, इसके नेम के अंदर ही इसका निमोनिक होता है, राइट। सो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी हाइपॉक्सिक इस्कीमिक इंसेफ्लोपैथी, ठीक है, या इनकेफ्लोपैथी, जो भी आप कहना चाहें इसे। इसकी स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका प्रोग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, इसके जो इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट है ये इंपॉर्टेंट है। ये ना 4-5 चीज़ें हैं, ठीक है। जिसके अंदर जो बर्थ एस्फिक्सिया है, ARDS है, उसके बाद ये हाइपॉक्सिक इस्कीमिक इंकेफ्लोपैथी है, ठीक है। इस तरह की ये है, ठीक है। ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न है, ठीक है। ये ना इनके सिम्टम्स हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो इनमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में अक्सर मसला आता होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए इनके एग्जैक्टली फीचर्स क्या होते हैं और कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। ऑक्सीजन सेचुरेशन का के थ्रू आप कर सकते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लेना। नेक्स्ट है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, ठीक है। ये सर्जरी के अंदर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपने पढ़ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये ऑप्स के अंदर भी टॉपिक था आपका। टॉर्च इन्फेक्शन पढ़ सकते हैं, वैसे इसे हमने जो है वो अच्छे तरह से कवर करना ऑप्स के अंदर ही उधर, ठीक है। नेक्स्ट है जी जॉन्डस। जॉन्डस बच्चों के अंदर क्यों होता है, उसके डिफरेंट कॉजेज उसके, यानी कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डस है, उसके बाद ब्रेस्ट फीड जॉन्डस है, ठीक है। उसके बाद पैथोलॉजिकल है, RH इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। कॉर्निक टेरेस जो है ये क्या होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और कैसे मैनेज होता है ये भी पता होना चाहिए। इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस क्या होती है, आपको वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक चीज़ें लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर हम इसमें कहते हैं जी जॉन्डस में जी बिलोरुबिन लेवल्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो बिलोरुबिन लेवल्स कौन कौन सा होता है, इसमें कॉन्जुगेटेड राइज हो रहा है या अनकॉन्जुगेटेड होता है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस तरह आपको उसकी बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए। फोटोथेरेपी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये ऑस्की के अंदर तो लाजमी होता है कि पिक्चर्स आती होती हैं इसकी। अभी हम जब इसकी ऑस्की कवर करेंगे तो फिर हम उसके अंदर जो है इसे देखेंगे, ठीक है। तो फोटोथेरेपी, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, कितना इसकी कॉम्प्लिकेशन में यानी कि बर्न वगैरह हो सकता है, ठीक है। एक्सपोजर कितना होना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ डिटेल में इसकी वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं, ये आपको ऑस्की के लिए भी MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए।
अगेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलोरुबिन का डिफरेंस क्या होता है, किसको हम क्यों करते हैं, कौन कब राइज होता है, ये पता होना चाहिए आपको। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम इम्पॉर्टेंट है, इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और इसके अंदर कंपोजिशन भी इसकी अक्सर जो है ना वाइवे के अंदर पूछ ले रहे होते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अनीमिया ऑफ द न्यू बॉर्न, ये हम पहले भी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी आपको यानी कि पता होना चाहिए क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं और मैनेज कैसे करेंगे हम। चैप्टर 10 है हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीडियाट्रिक्स का, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है कि डायरिया की डिटेल हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसकी डायरिया की क्लासिफिकेशन माइल्ड मॉडरेट स्वेयर है, ठीक है, उसकी परसेंटेजेस मैंने बताया आपको। स्टूल की ग्रेडिंग भी पूछी जाती होती है, ठीक है, स्टूल की ग्रेडिंग क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है मैनेज कैसे करना है, फ्लूइड्स किस तरह देने हैं हमने, इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, ये पता होना चाहिए। जो मेन इन्फेक्शन है उसमें कॉलरा, ठीक है, विब्रियो कॉलरा जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा जो है किस टाइप का स्टूल होता है इसके अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी मेडिसिन देते हैं इसके लिए, ये आपको पता होना चाहिए। शिगेलोसिस, ठीक है, ये बेसिलरी डायसेंट्री भी कहते हैं इसे, ठीक है, और ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स जो है डायसेंट्री के पूछते होते हैं कि ब्लडी डायरिया की क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, क्या डिफरेंशियल्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर JRDSS आ जाता है। JRDSS जो है वो कौन से कहाँ का नदी का पानी पी लिया, किसी पूल वगैरह का पानी पी लिया, उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। तो यानी कंटेमिनेटेड वाटर बेसिकली। तो इसे कैसे डील करते हैं ये पता होना चाहिए, कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है ये पता होना चाहिए। मीबिएसिस के अंदर किस टाइप का आपके पास जो है वो स्टूल आ रहा होता है, ठीक है, ब्लडी होता है, ठीक है, म्यूकस कंटेनिंग होता है, ठीक है, कैसे डायग्नोज करते हैं, हर चीज़ पता होनी चाहिए। टाइफॉइड, एंटेरिक फीवर, तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये, तो बेड साइड पे भी जब लॉन्ग केस शॉर्ट केस होंगे ना आपके, तो उसके अंदर भी 3-4 तो लाजमी केस पड़े होंगे, ठीक है। कैसे करना है डायग्नोज, कैसे करना है, इसकी डाइटरी मैनेजमेंट, ठीक है, छोटे बच्चों में क्या सिम्टम्स आएंगे, बड़ों में क्या आएंगे, कौन से स्पॉट्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो कहाँ पे होते हैं वो स्पॉट्स, और हर चीज़ जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो पोलियोमाइलाइटिस है क्या होता है, वही वैक्सीन ओरल और इंजेक्टेबल के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, किन किन टेक्निक्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो अगर हो गया तो मैनेज कैसे करना है इसके अंदर, और GBS के अंदर डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पर्टिसेस आ जाती है, इसके अंदर वूपिंग कफ होती है, कम्युनिटी मेडिसिन में ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है, यहाँ पे भी पूछा जा सकता है इन केस ऑफ MCQs वगैरह, तो ये आपने देख लेना। उसके बाद टेटनस, टेटनस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसके जो डिफरेंट सीवियरिटी जो इसके कॉजेज़ हैं या आउटकम्स हैं, ठीक है, जिसमें आर्चिंग ऑफ द बैक हो जाती है, जॉ लॉक हो जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो है क्या सी प्रिवेंटिव मेजर है ड्यूरिंग डिलीवरी, और वैसे जो है आप, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर टॉक्साइड देते होते हैं हम इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये भी पता होना चाहिए। मीज़ल्स क्या होता है, इसका रैश किस तरह का होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे मैनेज किया जाता है, ये आपने देखना है। इसका पैटर्न देखते होते हैं कि कहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है और कहाँ पे स्प्रेड कर रहा होता है, पैटर्न ऑफ रैश स्प्रेड, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर आपको इसके अंदर जो दूसरे फैक्टर्स आ रहे थे, आई की कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आती है मम्प्स, पेरोटिड की स्वेलिंग होती है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और काइटस होता है इसके अंदर, ये MCQs वगैरह में भी पूछा जाता है। और ये जो है ना ये टिपिकल जो केसेस भी आते हैं इनके, और उसके बाद जो है ये ऑस्कीज वगैरह के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है जी चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स जो है वो पता है कि कौन सा वायरस करवाता है, ठीक है, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है, और ये डिटेल में आपने जो है ना इसको देख लेना है। बड़ों के अंदर जो है वो बच्चों में भी वैसे हो सकती हैं, तो कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, ठीक है, आगे कौन सी स्वेयर कॉम्प्लिकेशंस इसकी हो जाती हैं, ठीक है,
इसमें वेजिकुलर रैश होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर मलेरिया की डिटेल्स, ठीक है, कौन से उसके होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम है, विवैक्स है, ओवेल है, कौन सा सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, इसको ट्रीट कैसे करते हैं। सेरेब्रल मलेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आगे हम उसमें भी बात करेंगे जब हम न्यूरोलॉजिकल सेक्शन के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। टीबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि टीबी जो है वो क्या होता है, और टीबी की स्टेजेस क्या होती हैं, प्राइमरी टीबी क्या होती है, मिलिट्री क्या होती है, ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। रोमेटिक फीवर ये मेडिसिन के अंदर भी कवर करेंगे, यहाँ पे भी हमने कवर करना है। इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है, कैसे डायग्नोस करते हैं, कौन सा मरमर होता है इसके अंदर, ये आपको डिटेल में चीज़ पता होनी चाहिए। ये अ मस्ट डू क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें से कोई छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। डेंगी, जैसे आपको पता है, एक वबा आई थी, और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके आगे जो टाइप्स है, डेंगी हेमरेजिक फीवर है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट, यानी कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस, इसमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती हैं, इसके एंटीजन कौन सा हम टेस्ट करवाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रेबीज़ है, ठीक है, रेबीज़ का हम पीछे बात कर चुके हैं इम्यूनाइजेशन सेक्शन के अंदर, कि इसकी वैक्सीनेशन वगैरह कैसे करनी है, ठीक है, और क्या क्या होगा इसके अंदर सारा कुछ। वर्म इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके रूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कौन क्या करवाते हैं, ठीक है, किस तरह, कोई कुछ हैं वो स्किन के थ्रू जाते हैं बॉडी के अंदर, कुछ हैं जो इंजेक्शन के थ्रू जाते हैं, ठीक है। ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए क्या होते हैं, इनकी क्या टाइप्स हैं, हर चीज़, ठीक है। सो इसके साथ ही एंड करेंगे, तो बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसके अंदर हम जो है वो बाकी की चीज़ें जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू जी।